हाँ जी, तो आज का जो एफएमबीडीए वाला पेपर है, मेरी उसमें क्या प्रेडिक्शन है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं और क्या लगता है मुझे कि आसान आएगा पेपर या मुश्किल आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो कर देना लाइक और नीचे बस आप ये कह देना कि सर पेपर एक तो आसान आएगा और हम फोड़ के आएंगे, आज पेपर में एग्जाम्पशन लेके आएंगे। बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर तो भाई कुछ अलग ही सिस्टम है, आपको भी पता है उसके बारे में, उसकी भी बातें करूंगा। लेकिन पहले आता हूं मैं एफएमबीडी के अंदर। आप बस नीचे लिख देना कि सर आज का पेपर इजी आने वाला है। पता नहीं बेटा किसकी जो बोलते ना जबान पर माता जी बैठी है, पता नहीं भाई, हो सकता है सच हो जाए। तो पहले मैं बताता हूं सेकंड के ए पार्ट को। तो सेकंड के ए पार्ट दोनों थ्योरी आने वाले, इसमें मेरी कोई प्रेडिक्शन नहीं, पहले से ऐसा ही होता है। थर्ड का जो ए पार्ट है, देखो ये ट्रेंड एनालिसिस मैंने बनाया था, रेशियो रेशियो रेशियो। एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर आया था, फिर उसके बाद रेशियो आ गया। मुझे लगता है वापस से वो रेशियो की तरफ जाने वाले हैं। उसके बाद सर सेकंड का जो बी पार्ट है, फंड फ्लो कैश फ्लो है ना, ऑल्टरनेट आया था एक बार कैश फ्लो, फिर उसके बाद कैश फ्लो। तो अब मुझे लगता है कैश फ्लो या फंड फ्लो में से एक क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है और ज्यादा प्रेफरेंस में कैश फ्लो को दूंगा। जो मैंने पहले लिखा है वो ज्यादा प्रेफरेंस वाला है। ये इसलिए नहीं है अब मेरे कहने से आप तैयारी करोगे इसलिए प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको इस तरीके के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। बाकी कॉमन साइज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो रिपीट होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन फिफ्थ का ए और बी पार्ट दोनों आने वाले हैं, दोनों ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और अगर इनकेस ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो आपको नहीं आता लेकिन फिर भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने सिलेक्शन उस हिसाब से की है, तो बेटा आपको वर्किंग नोट्स में क्वेश्चन को करना है, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन मत करिए। कैसे सर? जो आपकी आउटफ्लो है उसे अलग निकालिए, जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड करना, उन सबको अलग निकालिए। कैश इनफ्लो, आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वो सब अलग निकालना, अलग अलग वर्किंग नोट में निकालना। अगर आपका फाइनल आंसर भी गलत आता है तब भी आपको ज्यादातर स्टेप्स मार्क्स मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट सिक्स के ए पार्ट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ज्यादातर मटेरियल देखा जाता है, लेकिन डोंट बी सरप्राइज कि अगर आपसे डेटर्स मैनेजमेंट भी पूछ ले इस बार। इस वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है डेटर्स मैनेजमेंट, और हो सकता है यहां आपको मटेरियल पूछ ले, है ना। वर्किंग कैपिटल साइकिल भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद सर, उसके बाद मुझे लगता है इस बार डिविडेंड और लिवरेज आने के चांसेस हैं। बाकी डिविडेंड की जगह कैपिटल स्ट्रक्चर भी आ सकता है या लिवरेज की जगह कैपिटल स्ट्रक्चर भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा जो चांसेस मुझे लग रहे हैं वो ये है। और लास्ट आने वाला है बीडीए की थ्योरी। तो ऐसे करके आप पेपर को करेंगे। सर 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट और बता देते तो अच्छा हो जाता। मैंने कहा बेटा 2 मिनट दो, 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है सारे बच्चे देंगे। यहां पर ध्यान देखिए, मैंने यहां पर लिखा कि जैसे ही आप पेपर शुरू करोगे तो बेटा सबसे पहले तो सारे बच्चे थ्योरी जरूर रीड करके जाएंगे। अगर आप इस पूरे सब्जेक्ट में थ्योरी छोड़ के जा रहे हो, अगर खाली एक क्वेश्चन होता तो मैं आपसे नहीं बोलता, लेकिन अगर आप थ्योरी छोड़ के जा रहे हो तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। नहीं देखिए तो अभी जाके नीचे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर फ्री रिसोर्सेज में आपको एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना ऐसा था कि 28 मार्क्स के आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, 28 मार्क्स का इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, खाली 2 पेपर मिला के आपके 28 मार्क्स के आने वाले हैं। फिर उसके बाद 28 मार्क्स की थ्योरी आने वाली है, फिर उसके बाद आपके 30 नंबर के एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो अ लॉट ऑफ वेटेज गोज ऑन टू दिस। तो लास्ट मिनट तक भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार रीड जरूर करके जाइएगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर पेपर मुश्किल आ जाता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल देते हैं, तो आपको थ्योरी की तरफ जाना पड़ सकता है। उसके बाद आते हैं सर, पेपर हमें मिल जाता है 2 बजे। आपका वाला रूल हम अपनाते हैं हर पेपर में। सर कौन सा वाला रूल है? मैंने कहा रूल है मेरा 4 बजे तक कोई भी एमसीक्यू नहीं देखेगा। ये मेरा रूल है बेटा, क्योंकि जो बात आपको 2 बजे तक याद रहेगी वो बात आपको 4 बजे तक भी याद रहेगी। तो बेकार में टेंशन मत लीजिएगा। पहले 2 घंटे क्रीम अपने क्वेश्चंस को दीजिएगा, कि वो 2 घंटे जिसमें आप न्यूमेरिकल से भिड़ रहे हो, और कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग के 2 घंटे में आप 7, 7, 14 एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस कर लें। सर 3 क्वेश्चंस मतलब मैंने कहा 2 घंटे में आप 42 मार्क्स का पेपर आपको कम से कम करना है, एक्सक्लूडिंग थ्योरी। मतलब 3 न्यूमेरिकल आप कोशिश करिएगा कि आपको जो भी न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं वो कर लें आप। जब इतना पार्ट आपका हो जाएगा, 3 का मतलब है 7-7 नंबर के दोनों मिलाकर, टोटल मिला के 6 न्यूमेरिकल्स आप कोशिश कर लीजिएगा कि 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाए। फिर अगले 15 मिनट के अंदर बेटा आपका खत्म हो जाएगा 30 नंबर का पेपर। तो यू विल बी फाइन विद 72 मार्क्स पेपर। कैलकुलेशन वाले आपके मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके थ्योरी आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा करो तो 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे, मैक्सिमम 5 तक ही रहेंगे, वैसे तो उससे भी कम हो सकते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो आपका एमसीक्यू में टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं होने वाला है। उसके बाद आते हैं सर, उसके बाद हमारे पास बचे सर, अब बचे हमारे पास 45 मिनट्स। नाउ यू हैव 45 मिनट्स लेफ्ट। एंड कितने नंबर का पेपर बचा है सर? बस मेरा यहां पर अब बचा है 28 मार्क्स का पेपर, यानी 2 क्वेश्चन बचे हैं। हो सकता है आप दोनों को थ्योरी को अटेम्प्ट कर रहे हो सकता है जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता था, थ्योरी आपने पहले कर ली थी तो आप न्यूमेरिकल को कोशिश कर रहे हो। तो जब आप ऐसा काम कर रहे होगे, जो आपको कम आता है वो बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से में होगा, जो आपको ज्यादा आता है वो आप स्टार्टिंग में कर चुके होगे। न्यूमेरिकल वर्किंग नोट्स बनाओ, छोटी छोटी चीजों के लिए वर्किंग नोट्स बनाओ, अज्यूम करने के लिए मत छोड़ो। और मैंने कई सारे बच्चों की प्रेजेंटेशन देख ली है, 1-2 तो मेरे फेस टू फेस वाले बैच में बस ऐसे बना के छोड़ देते हैं एक एक लाइन करके। बेटा प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना सीखिए। अगर आपको लगता है आप लाइन नहीं
खींच पाते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करूं, तो अगर आप लाइन खींचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो प्रेजेंटेशन ऐसी रखो, लाइन खींचने जैसी जरूरत ही ना लगे। ईयर दिया आपको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया आपको, आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा, टैक्स माइनस कर दिया है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, फिर उसमें ऊपर जाके लिखो ए प्लस बी प्लस सी, हमने ये कर रहा है, ये हमारा कैश इनफ्लो है, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपने निकाल दी। यहां पर बेटा मैंने कहीं पर भी लाइन नहीं खींची है, लेकिन मेरा पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन इस प्रकार होगी कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज्यादा कटिंग ना करें, ऐसे ऐसे करके आपको अमाउंट्स लिखनी है, 4000 40,000, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लाइन हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट आप ओपनली भी लिखिए, लाइन मत खींचिए, लेकिन प्रेजेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर केस, तो प्लीज उस पर भी ध्यान रखिएगा। पेपर आपका ऑल एंड ऑल बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आपको ऐप पे जाके देखोगे तो मैंने एक फॉर्मूला, सारे एफएम के फॉर्मूले एक ही वीडियो में कोशिश की थी कंपाइल करने की, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। नहीं मिले तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको सजेस्ट शेयर कर दूंगा उसको। उसमें सारे फॉर्मूले मैंने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं एक ही उसके अंदर, और जो उसका पीडीएफ है वो ऐप पे दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम से पहले मिल जाए, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसे लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे बच्चों के होम पेज पर वो दिखाई दे जाए। तो मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तैयारी के साथ। थैंक यू।